लेसन। तो हम बेसिल बोर्नस्टीन कर रहे हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंकर्स में से हैं। रीज़न क्या है कि इन पे कई बार डायरेक्टली इनके नाम लेके क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, पर इन्होंने दो चीज़ों पे काम की है जो कि अभी हम इस आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। मतलब इनका जब हम पढ़ेंगे, एक है रिस्ट्रिक्टेड कोड और एक है एलैबोरेटेड कोड। तो इस पे क्वेश्चन आता है तो इंस्टेंट पूछने के कि आप बेसिल बोर्नस्टीन का जो आइडियाज़ है उसे बताइए। जो एग्जामिनर्स हैं इग्नू में, वो पूछ लेते हैं कि एलैबोरेटेड कोड क्या था और रिस्ट्रिक्टेड कोड क्या था। तो अगर वो क्वेश्चन आता है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टार्ट में आप इनकी जो जीवनी है, जो बायोग्राफी है, उसको थोड़ा लिखिए एंड देन उस जो पूरी थ्योरी है उसकी एलैबोरेटेड और रिस्ट्रिक्टेड कोड की वो एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, तो आपको ये लगेगा कि भाई 20 मार्क का है, 500 वर्ड्स लिखना है, तो इतना ज़्यादा नहीं है। तो आप पहले बताएंगे कि भाई इस थिंकर ने लिखा है, क्यों लिखा है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। एक्चुअली मुझे बहुत सारे बच्चों ने मैसेज करके भी पूछा था टेलीग्राम पे कि ये क्वेश्चन हम जो देख रहे हैं ये है कहाँ से। तो एक्चुअली ये यहाँ से है। तो जो ये बेसिल बोर्नस्टाइन थे वो जीविस फैमिली से बिलोंग करते थे, जो कि माइग्रेट हो गए लंदन आ गए थे, इमिग्रेंट थे लंदन में। एंड उसके बाद ये अफ्रीका में भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे सर्व किए थोड़ा टाइम, मतलब जब वॉर हो रहा था। एंड उसके बाद एक ये एक क्लब मान लीजिए जो ऐसे बच्चों के लिए था जो अंडर प्रिविलेज बच्चे थे, जिनके पास जो मतलब पिछड़ा हुआ बच्चे थे जीविस फैमिलीज से, उनके लिए वो था स्टेपी सेटलमेंट बॉयज। और इसके बाद जो ये बर्नस्टीन थे वो बहुत ही डिफरेंट दिमाग के थे। मतलब और लोगों के कंपैरिजन में बहुत छोटे उम्र से उनके दिमाग में बहुत ही सिंपल बेसिक क्वेश्चंस आते थे, जिनका आंसर उनकी पढ़ाई में या स्कूल्स में नहीं मिलता था। वो क्वेश्चन करते थे कि मेरे फादर ही इतना हार्ड वर्क क्यों करते हैं, मैं क्यों अपने फादर को मतलब एकदम सुबह जाते हुए देखता हूँ और एकदम रात को आते हुए दिखता हूँ, क्यों मेरी मदर वर्क करती है मुझे सपोर्ट करने के लिए, क्यों जो क्या बोलते हैं कि हमें मतलब स्कूल जाने के लिए 3 माइल्स तक ट्रैवल करके जाना पड़ता है, क्यों उन बच्चों को डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है जो स्कूल के आसपास रहते हैं और हमें डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है। ऐसे बेसिक क्वेश्चन तो आप देख रहे हैं कितने छोटे होके उनके दिमाग में ऐसे बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या दिखा रहा है कि समाज में किस तरीके से एक ऊंच नीच या एक गैप है अमीर और गरीब के बीच में। ठीक है, और इन्होंने जब अपना 12th 11th पास कर लिया तो वो ग्रामर स्कूल ज्वाइन किए, जहाँ पे उनको बिल्कुल ही एलिनेटेड फील हो रहा था। वो उसका हिस्सा ही खुद को नहीं महसूस कर पा रहे थे, बिकॉज जिस तरीके से कंटेंट को पढ़ाया जा रहा था, जो किताबें पढ़ाई जा रही थी, उसका स्ट्रक्चर उन्हें समझ नहीं आ रहा था। और वो सब मुझे उन्हें फील होने लगा कि जो स्कूल में या जिस तरीके से इन सब जगहों पे पढ़ाया जाता है, जो कंटेंट है, किताबें हैं, वो बहुत ही डल हैं। और जो मतलब पढ़ाने का भी तरीका है वो भी बहुत अच्छा नहीं है। और कहीं ना कहीं जो इनका ये एक्सपीरियंस हुआ स्कूल का, उसी ने एक फाउंडेशन, उसी ने एक नींव तैयार की उनके आइडियाज़ का जो एजुकेशन पे है बनने की, क्योंकि वो स्कूल को देख रहे थे और खुद फील कर रहे थे कि मैं स्कूल से कनेक्टेड फील नहीं कर पा रहा हूँ। फिर बर्नस्टीन ने स्टडी जो की सोशोलॉजी की, वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से की। और उस टाइप के बच्चे जो इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल इन इक्वालिटी ऑन एजुकेशन, हेल्थ एंड वेलफेयर, ये सब जो टॉपिक्स थी, उन सब चीज़ों को, जैसे कि गरीबी अमीरी किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है एजुकेशन को, उसके बाद हेल्थ वेलफेयर, ये सब चीज़ें की। मतलब इन सब चीज़ों को स्टडी किया सोशोलॉजी में। एंड उन्होंने डिसाइड किया कि वो एजुकेशन पे फोकस करेंगे और 6 इयर्स उन्होंने सिटी डे कॉलेज में पढ़ाया। इस यहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते थे ना, वो ज़्यादातर ऐसे स्टूडेंट थे जिनको फॉर्मल स्कूल्स में ना मतलब नहीं सही लगा था, या फॉर्मल स्कूल में वो उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे, तो यहाँ पे आए थे। ठीक है, और उन्होंने इंटरेस्ट बाद में डेवलप कर लिया लैंग्वेज एंड इट्स रिलेशन टू सोशल क्लास, कि किस तरीके से भाषा और इंसान का जो सोशल क्लास है, इंसान का जो समाज में तबका है, यानी अमीर गरीब मिडिल क्लास एवरीथिंग, वो लैंग्वेज से बहुत संबंधित है, जो कि हम आगे देखेंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे कि इन्होंने काफ़ी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में भी काम किया, फिर लेक्चरर बने सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन के सम टाइम 1963 में। और फिर उन्होंने काफ़ी सारा समय जो अपने जीवन का था वो रिसर्च करने में, डॉक्टरल पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च करने में बिता दिया। और उनका सबसे ज़्यादा जो वाइडली पॉपुलर जो डिस्कस वाला क्या कहते हैं कंट्रीब्यूशन है थ्योरी ऑफ एजुकेशन में, उनका 2 फॉर्म ऑफ स्पीच पैटर्न है। ठीक है,
टू फॉर्म ऑफ स्पीच पैटर्न, यानी दो प्रकार का वो जो बातचीत का पैटर्न होता है उसके बारे में बात करते हैं, जिसपे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आता है। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से कर लीजिएगा, मैं स्टार बना देती हूँ कि आपको याद रहे। तो बेसिकली इस फर्स्ट को बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड कोड और दूसरे को बोलते हैं एलैबोरेटेड कोड। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्टेड कोड्स का मतलब होता है, जैसे कि आपको शब्द सुनते ही समझ में आ गया होगा कि शॉर्ट एंड स्पीच है। ठीक है, शॉर्ट लैंग्वेज यूज करते हैं, ग्रामेटिकली सिंपल होता है, अनफिनिश्ड सेंटेंसेस होते हैं। और कई बार हमें लगेगा कि भाई जैसे अब देखिए ना, हम ही इंटरनेट के जो लोग हैं, LOL, OMG, ये सब यूज कर रहे हैं। आई थिंक ये रिस्ट्रिक्टेड कोड है ना। अब इन सबको कौन समझ सकता है, जिसको ऑलरेडी पता हो कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो मतलब कम्युनिकेशन कैसा हो सकता है, ऐसे लोग सोचेंगे, लेकिन हाँ कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, और क्योंकि दोनों लोग जो बात कर रहे होते हैं वो दोनों लोग मतलब जानते हैं। ठीक है, और कई बार इसमें जो मीनिंग होता है वो दोनों पार्टीज को भी पता होता है, और कई बार वॉइस का तरीका, कॉन्टेक्स्ट, इन सब चीज़ों से भी पता चल जाता है। ठीक है, और अब दो चीजें हैं, रिस्ट्रिक्टेड कोड में जो बात करता है, ठीक है, तो वो लिमिटेड उन्हीं से होता है जो लोग OMG और LOL समझते हैं, और स्पेसिफिक सोशल ग्रुप या स्पेसिफिक सोशल कॉन्टेक्स्ट में होता है। अब आप कोई, जैसे आप मान लीजिए गांव में जाते हैं और वहाँ पे ये फ़ोन का जनरेशन नहीं है और लोग LOL OMG नहीं यूज़ कर रहे, तो उनसे आप इस भाषा में बात नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब एलैबोरेटेड कोड क्या होता है, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि जो परफेक्टली लोग बात करते हैं, जो पूरा मतलब निकाल के, और ये लिमिटेड नहीं होता स्पेसिफिक सोशल कंट्रोल में, यूनिवर्सल होता है और अवेलेबल टू ऑल, तो सब लोग मतलब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और बेसिकली ये पॉसिबल किस वे में है कि पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके ये होता है। अब यहाँ पे ठीक है, आप समझ गए कि हमने दो, अब इसके थ्रू हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बर्नस्टीन समझाने की कोशिश कर रहा है, वो है रिलेशन बिटवीन स्पीच कोड्स एंड सोशल क्लास। यानी ये जो दो तरीका उन्होंने बताया, रिस्ट्रिक्टेड और इलैबोरेटेड, इन दोनों का रिलेशन है कि आप किस समाज के तबके से बिलोंग करते हैं, अपर क्लास से या लोअर क्लास से। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टोरी से उन्होंने समझाने की कोशिश की है। तो वो क्या करते हैं, दो 5 ईयर के बच्चों को लेते हैं, एक वर्किंग क्लास से बिलोंग करता है यानी गरीब तबके से बिलोंग करता है, उसको मान लीजिए हम A कहेंगे, और दूसरा जो है वो मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, उसे हम B कहेंगे। ठीक है, तो A और B दोनों को 4 पिक्चर्स दिखाए जाते हैं और कहा जाता है कि इन 4 पिक्चर्स से आप एक काम करिए कि स्टोरी बनाइए। ठीक है, तो फर्स्ट पिक्चर जो होता है वो बहुत सारे लड़के फुटबॉल खेल रहे होते हैं, उसका होता है। सेकंड पिक्चर होता है उससे उस फुटबॉल से मतलब विंडो का जो खिड़की का जो शीशा है ना वो टूटता हुआ दिखाया गया है। थर्ड पिक्चर में दिखाया गया है कि एक जो तीसरी विमेन मतलब एक औरत है वो खिड़की से देख रही है और मतलब एक गुस्से वाला जो शक्ल होता है ना वैसा लड़कों की तरफ बना रही है। और चौथे पिक्चर में दिखाया गया है कि, और जो चौथा सीन है उसमें से बच्चे उस जगह से भाग रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अब ये दो पिक्चर्स A और B को दिखा दी गई। एक जो है वो लोअर क्लास से आता है और B मिडिल क्लास से आता है। ठीक है, जो A है उसने रिस्ट्रिक्टेड कोड से एक स्टोरी बताई। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड कोड से यानी उसने प्रॉपर सेंटेंसेस नहीं यूज किए, और इस तरीके मतलब जैसे बहुत सारे जो मीनिंग थे ना उसने बताया ही नहीं उसमें। और बस अगर उस स्टोरी को आप लें तो आप पिक्चर जब दिखाएंगे ना तभी स्टोरी आपको एक समझ में आएगी कि भाई हाँ, इस पिक्चर में जैसे कि आप देख रहे हैं कि लड़का है जो फुटबॉल खेल रहा है, फुटबॉल शीशे पे लग जाती है, फिर आंटी गुस्सा हो जाती हैं। प्रॉपर सेंटेंसेस नहीं यूज किया, मैं तो फिर भी प्रॉपर यूज कर रही हूँ एग्जाम्पल के लिए। तो मतलब वो इस तरीके से बताता है कि बिना पिक्चर के आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आएगा, कहानी नहीं समझ में आएगी कि क्या कहानी बतानी है। मतलब वो रिस्ट्रिक्टेड कोड इस्तेमाल करता है। ठीक है, और उसके बाद अब दूसरा जो बच्चा है वो प्रॉपरली कहानी प्रॉपर सेंटेंसेस में सुनाता है, जिसके लिए आपको पिक्चर भी देखने की जरूरत नहीं है कि भाई हाँ वहाँ पे लड़के थे वो खेल रहे थे, उनकी जो फुटबॉल थी वो विंडो पे लग जाती है, विंडो से आंटी आती है जो कि बहुत गुस्से में होती है, बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको पिक्चर्स की, लेकिन जो पहला बच्चा है जो कि लोअर क्लास से बिलोंग करता था उसने पिक्चर्स के थ्रू ही समझाने की कोशिश की। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज से क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, वर्किंग क्लास फैमिलीज टू विच A belong, position of member was clearly defined in terms of age, gender and relation with the family, and there was no need of verbal elaboration. ठीक है, मतलब जहाँ से एक आता है लोअर क्लास से, वहाँ पे हर चीज प्री डिफाइंड होती है, सब कुछ डिफाइंड होती है।
और वहाँ पे आपको खुद मतलब समझना होता है आपको अपने आप ही। जैसे फादर ने बोल दिया कि चुप हो जाओ, तो सब लोग चुप हो जाएँगे, कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, कोई बातचीत नहीं करेगा, और लैंग्वेज भी इस प्रकार की ही वहाँ पे यूज़ होती है। लेकिन बी वहाँ से आता है जहाँ पे इलैबोरेटेड कोड यूज़ किया जाता है रिलेशनशिप को और इवेंट्स को मतलब समझने के लिए। क्वेश्चन कर सकते हैं, इस टाइप का है। तो बर्नस्टाइन इससे हमें क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो वर्किंग क्लास है या मिडिल क्लास फैमिली है जहाँ से बी बिलोंग करता था, वहाँ पे जो रिलेशनशिप होते हैं, डिसीजन मेकिंग होता है, वो लेस रिजिड होता है। मतलब वो फैमिली चिल टाइप की फैमिली होती है, ठीक है, चिल मतलब कूल फैमिली होती है, जहाँ पे बात कर सकते हैं, डिस्कशंस कर सकते हैं, जहाँ पे लैंग्वेज उस प्रकार की यूज़ होती है। लेकिन जहाँ से वर्किंग क्लास आता है, उस प्रकार का रिश्ता नहीं होता, वहाँ पे सब कुछ डिफाइंड है, वहाँ उतना बात करना, बोल, एकदम रिस्ट्रिक्टेड फैमिली, आप समझ रहे हैं। और यही जो है कॉन्ट्रास्ट होता है वर्किंग क्लास और मिडिल क्लास में, स्किल्स का भी, ठीक है, और डिसीजन मेकिंग का भी। वर्किंग क्लास के बच्चे डिसीजन मेकिंग में उतने फास्ट नहीं होंगे जितना एक मिडिल क्लास का फैमिली का बच्चा होगा, बिकॉज उसे क्वेश्चन करना, डिसीजन लेना, ये सब चीज़ सिखाया गया है, ठीक है। क्योंकि देखिए वर्किंग क्लास के फादर या फैमिली कहाँ वर्क करती है, जहाँ पे आपको बातचीत करने की खास आवश्यकता नहीं है, आप बस लेबर कर रहे हो, ठीक है। आप मान लीजिए कि फैक्ट्री में हो, तो आपको बात करने की या अच्छे प्रकार से बात करने की ज़रूरत नहीं है, या कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ज़्यादातर मिडिल क्लास के लोग कहाँ पे काम करते हैं, वाइट कॉलर जॉब में, जहाँ पे आपको डिसीजन मेकिंग भी करना है, आपकी लैंग्वेज भी सही होनी चाहिए, पॉलिटिकल फैमिली से हो या मान लीजिए कि कोई ऑफिसर हो, इस टाइप की चीज़ें, तो वहाँ पे तो आपका बात बहुत ज़रूरी हो जाता है, या टीचर ही हो। तो इसीलिए ये इससे हमें डिस्टिंक्शन पता चलता है, और डिफरेंस हमें बेसिकली पता चलता है कि क्यों लेबर क्लास डिस्ट्रिक्टेड कोड यूज़ कर रहा था, और बच्चा जो मिडिल क्लास था वो पूरे अच्छे तरीके का भाषा का प्रयोग कर रहा था, चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा था। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। ना समझ में आया हो तो क्वेश्चन आप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और क्वेश्चन क्या, आप जनरली भी कोई कमेंट करके पूछ सकते हैं चीज़ें, ठीक है। उसके बाद जैसे कि आपको पता है कि एजुकेशन जो है, फॉर्मल एजुकेशन है, वो भी इलैबोरेटेड कोड में ही होता है, और उसके बाद सेम टाइम पे सेम तरीके से बच्चों के अंदर ट्रांसमिट किया जाता है। इलैबोरेटेड को आप शॉर्ट फॉर्म में तो पढ़ाई हो नहीं सकते ना, LOLOMG में। उसके बाद ये डिसएडवांटेज होता है, किस लिए डिसएडवांटेज होता है, किस लिए, क्योंकि जो बच्चा रिस्ट्रिक्टेड कोड घर पे यूज़ करके आ रहा है, जिसका स्पीच उतना अच्छा नहीं है, लैंग्वेज पे पकड़ नहीं है, जो वर्किंग क्लास से बिलोंग करता है, उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये एक्सेप्ट करते हैं बर्नस्टीन की रिस्ट्रिक्टेड कोड जो है वो सिंपल और डायरेक्ट है। मतलब जैसे कि आपको जिनको समझ में आ रहा है, उस भाषा को समझ में, LOL का मीनिंग जिसको पता है, उसके लिए तो डायरेक्ट है भाई कि हाँ सामने वाला हंस रहा है, और सिंपल भी है। लेकिन इसको आप फॉर्मल एजुकेशन में तो यूज़ नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पे दिक्कत खड़ी हो जाती है उस बच्चे को उस एजुकेशन को समझ पाने में, ठीक है। और बाकी अगर हम समराइज़ करें तो बहुत ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करते हैं, और बेसिकली कि अर्ली चाइल्डहुड को किस तरीके से सोशलाइजेशन होना चाहिए, नॉलेज किस तरीके से होना चाहिए। कई बार होता है कि एजुकेशन में हम एवरीडे की रियलिटीज़ को नहीं डालते हैं, इसकी वजह से, या हर पार्ट के जो लोग हैं, अपर लोअर मिडिल, उनको नहीं मतलब उनकी आइडियाज़ को, उनके सारे मीनिंग्स को नहीं डालते, तो एजुकेशन समटाइम्स उतना यूज़फुल नहीं रहता है। अब हम क्या कर सकते हैं कि जो भी फ्रेमवर्क है, चाहे जो भी है, उसको रिलैक्स करें, और उसको एवरीडे रियलिटीज़ को, एजुकेशनल नॉलेज को डालें, तो शायद एजुकेशन जो है वो मच बेटर बन सकता है। और अगर हम नहीं डालते तो ये बस वही एलीट क्लास का एजुकेशन रह जाएगा, ठीक है। तो इनकी मेजर वर्क्स थे क्लास कोड एंड कंट्रोल, थ्योरेटिकल स्टडीज टुवर्ड अ सोशियोलॉजी ऑफ लैंग्वेज, क्लास कोड एंड कंट्रोल, अप्लाइड स्टडीज टुवर्ड अ सोशियोलॉजी ऑफ लैंग्वेज, एग्जेट्रा, ठीक है। इन्होंने कई सारे वॉल्यूम्स, जैसे कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4 वॉल्यूम्स पे बात मतलब की है, और एक ये मेजर वर्क इनका रहा, ये रहा, ठीक है। तो इन सबको आप देख लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।